Hello student, welcome back in zoology class. In previous lecture we are discuss animal tissue. टिश्यू में मैंने आपको जनरल बातें बताई थी कि टिश्यू कैसे बनता है, सिंगल सेल से पूरी बॉडी का निर्माण कैसे होता है, वो सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी थी। प्लस इसके बाद मैंने बताया था कि हायर ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है 4 टाइप के टिश्यू से मिलके बनती है: इपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ठीक, तो इस चैप्टर में हमें इन टिश्यू का डिटेल करना है। तो चारों टिश्यू को डिटेल करने के लिए चैप्टर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इस चैप्टर में केवल 2 ही टिश्यू पढ़ेंगे, इपिथेलियम और कनेक्टिव। मस्कुलर टिश्यू हम पढ़ेंगे, अगला जो चैप्टर आएगा मूवमेंट एंड लोकोमोशन में, उसके अंतर्गत पढ़ाऊंगा मैं। और नर्वस टिश्यू जो पढ़ेंगे अपन लोग वो पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में। तो हम एनिमल टिश्यू जो टॉपिक ही चल रहा है इसमें सिर्फ 2 ही टिश्यू पढ़ेंगे, एक इपिथेलियम और दूसरा कनेक्टिव। लेकिन कनेक्टिव टिश्यू भी अपने आप में काफ़ी बड़ा है, इसके अंदर बोन, ब्लड, कार्टिलेज सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं कि इसमें से एक टॉपिक को हम बाहर निकालते हैं, उसको पहले स्टडी करते हैं। हम उसमें से ब्लड को बाहर निकालेंगे। जो लेक्चर 2 मैंने दिया था वो ब्लड का ही है, वहाँ से ब्लड स्टार्ट है। हम यहाँ पे डिटेलिंग ब्लड का डिटेल करेंगे, और ब्लड अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। इससे आईपीएमटी में 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। तो ब्लड का हम पूरा डिटेल यहाँ पे पढ़ेंगे कि ब्लड क्या है, ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, ब्लड में प्लाज्मा भी आएगा, ब्लड सेल्स भी आएंगी, ठीक, ब्लड ग्रुप भी आएगा, और ब्लड ग्रुप में डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप्स पढ़ेंगे, कौन कैसे ब्लड डोनेट कर सकता है, कौन कैसे ब्लड रिसीव कर सकता है, वो सारी चीज़ों को अपन लोग बात करेंगे। ठीक, तो ब्लड तो अपन लोग तो बेटा ब्लड जो अपन लोग बात करें तो ब्लड क्या एक तरह का, ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड कौन सा टिश्यू है? ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ब्लड कौन से टिश्यू में आता है, कनेक्टिव, लेकिन ब्लड है लिक्विड के रूप में होता है। तो ब्लड कौन सा टिश्यू हुआ? ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कनेक्टिव टिश्यू की जो ओरिजिन है, ओरिजिन कैसी होती है बेटा? मीजोडर्म। कहाँ से इसकी ओरिजिन होती थी? जर्मिनल लेयर का नाम था मीजोडर्म। तो मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बेटा ब्लड की ओरिजिन एक्टोडर्म से होगी या मीजोडर्म से होगी या एंडोडर्म से होगी या तीनों से होगी, तो हमारे दिमाग में एक चीज़ क्लियर है कि ब्लड कौन सा टिश्यू है? कनेक्टिव। और मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कनेक्टिव टिश्यू की ओरिजिन कहाँ से होती है? तो मीजोडर्म। तो ब्लड की ओरिजिन भी कहाँ से होगी? मीजोडर्म से। तो बेटा जो ब्लड है, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, लिक्विड के रूप में है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब जब ये ब्लड है तो टिश्यू है तो ग्रुप ऑफ क्या होगा? सेल्स। तो अब ब्लड की अगर हम बात करें तो ब्लड हमारी ह्यूमन बॉडी में ब्लड जो है सॉफ्टेस्ट टिश्यू है हमारी बॉडी का। सबसे सॉफ्ट टिश्यू कौन है बॉडी का? ब्लड। क्योंकि टिश्यू क्या? ग्रुप ऑफ सेल्स। ब्लड को अपन ने कनेक्टिव टिश्यू में रखा है, तो ब्लड हमारी बॉडी का सॉफ्टेस्ट क्या है? टिश्यू। जब मैंने सॉफ्टेस्ट टिश्यू आपको बताया, अब आपके दिमाग में एक चीज़ चल रही होगी कि सर हार्डेस्ट टिश्यू क्या है फिर? तो देन हार्डेस्ट टिश्यू कौन है? बोन। बोन इज द हार्डेस्ट टिश्यू। हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट टिश्यू कौन है? बोन। तो ब्लड हो गया सॉफ्टेस्ट, बोन हो गया हार्डेस्ट। लेकिन एक टर्म कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि आपन ने कहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने, इनेमल ऑफ टीथ। टीथ के ऊपर एक शाइनी मटेरियल लेयर पाई जाती है जिसे बोलते इनेमल। इनेमल कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई लेयर है, तो ये टिश्यू नहीं है। इनेमल ह्यूमन बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक, ना कि टिश्यू। तो देखो 3 तरह से क्वेश्चन आएंगे: सॉफ्टेस्ट टिश्यू ब्लड, हार्डेस्ट टिश्यू बोन, इनेमल क्या है? हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी इज इनेमल। ठीक, तो देखो, और हम ब्लड में अगर हम बात करें, ब्लड की अगर हम बात करें बेटा विस्कोसिटी,
ब्लड की क्या बात करें, विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन। जो ब्लड की विस्कोसिटी है 5 टाइम मोर एज कंपेयर टू वाटर। देखो बेटा, विस्कोसिटी हमेशा वाटर के कंपेयर में निकाली जाती है। किसी की भी जैसे आपको पता करना हो कि शहद कितना गाढ़ा है, तो आप ये नहीं बता सकते कि 50 किलो गाढ़ा है या 50 इतना गाढ़ा है, मतलब विस्कोसिटी की कोई यूनिट नहीं होती। विस्कोसिटी ऑलवेज कंपैरेटिव टर्म है, जो आप किससे कंपेयर करोगे, हमेशा वाटर से कंपेयर करोगे। तो किसी भी चीज़ की विस्कोसिटी निकालनी है तो हम वाटर के कंपेयर में निकालते हैं, और ब्लड वाटर के कंपेयर में कितने टाइम, 5 टाइम मोर विस्कस होता है। ठीक, तो ब्लड की विस्कोसिटी। ब्लड का अगर हम पीएच की बात करें, पीएच ऑफ ब्लड इज 7.5। ब्लड का जो पीएच है वो 7.5, आप लोगों को पता है 1 से 6 पीएच एसिडिक, 7 न्यूट्रल, और 7 से ऊपर क्या होता है, बेसिक। तो जो पीएच है वो 7.5, इसका मतलब ब्लड क्या हुआ, स्लाइटली कौन से नेचर का, बेसिक इन नेचर। तो ब्लड का जो पीएच है वो 7.5 होता है। ठीक, और अगर हम बात करें बेटा, जो ब्लड हमारे अंदर जो ब्लड मूव कर रहा है वो 2 तरह का ब्लड होता है, एक ऑक्सीजनेटेड और दूसरा डीऑक्सीजनेटेड। और आपको इतना पता होगा कि आर्टरी के अंदर, किसके अंदर, आर्टरी, और एक होती है बेटा वेन। जनरली आर्टरी के अंदर कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड, और वेन के अंदर कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड। तो 2 तरह के ब्लड होते हैं। अब मान लो कभी क्वेश्चन आए तो ब्लड का पीएच तो 7.5 है, लेकिन आर्ट्रियल ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेनस ब्लड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है या आर्ट्रियल ब्लड होता है, इसका पीएच होता है 7.5, और वेनस ब्लड का पीएच होता है 7.3। होता बेसिक ही है, लेकिन थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस होता है। क्यों होता है वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगा तब आपको वहाँ बताऊंगा, तो वहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगा। बस यहाँ पे जनरल याद रखना। तो अपन लोग एक टर्म जरूर बोल सकते हैं, पीएच ऑफ आर्ट्रियल ब्लड, पीएच ऑफ आर्ट्रियल ब्लड इज स्लाइटली मोर एज कंपेयर टू पीएच ऑफ वेनस ब्लड, क्योंकि वेनस ब्लड का पीएच थोड़ा कम होता है, आर्ट्रियल ब्लड का पीएच थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक, और अगर बेटा हम एक, जैसे हम ब्लड वॉल्यूम की बात करें, अगर ब्लड वॉल्यूम की अगर आप बात करो कि एक जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन है, कोई एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन है, उसमें जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो होता है 5 लीटर। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि एक नॉर्मल पर्सन के अंदर टोटल कितना ब्लड होता है, तो आंसर होगा 5 लीटर। नॉर्मल जो पर्सन होगा, ब्लड आपको 5 लीटर कंसीडर करना है, भले ही क्वेश्चन में दिया हो या ना दिया हो। अभी आगे मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ आपको 5 लीटर ही मानना है। नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम 5 लीटर होता है। ठीक, तो ये ब्लड वॉल्यूम हो गया। और जो ब्लड है टोटल बॉडी वेट, जैसे मान लिया मेरा बॉडी वेट मान लिया 65 या 70 जो भी केजी है, तो कितना भी आपका जितना भी आपका वजन है उसका लगभग 7 to 8% क्या होता है, ब्लड। तो ब्लड जो है टोटल बॉडी वेट का कितने परसेंट होता है बेटा, 7 to 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट। ठीक, तो ब्लड का ये आपने देखा कि टोटल बॉडी वेट का लगभग 7 से 8% ब्लड होता है। और अगर हम ब्लड के देखें तो देयर आर 2 कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ब्लड के 2 कंपोनेंट होते हैं। एक फर्स्ट कंपोनेंट इज प्लाज्मा। देयर आर 2 कंपोनेंट ऑफ ब्लड, फर्स्ट इज प्लाज्मा और दूसरा है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स जिसे एनसीईआरटी में फॉर्म्ड एलिमेंट लिखा गया है। ब्लड सेल को क्या बोल सकते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट। तो देयर आर 2 कंपोनेंट ऑफ ब्लड। जितना भी ब्लड है उसमें 2 पार्ट हैं, एक प्लाज्मा। प्लाज्मा कितने परसेंट होता है बेटा, 55% ऑफ टोटल ब्लड। एंड ब्लड सेल या फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर कितने परसेंट है ये, 45%।
देखो देयर आर टू कंपोनेंट ऑफ ब्लड, प्लाज्मा कितना परसेंट हुआ 55%, ब्लड में सेल का कंपोनेंट कितना है, सेल का कंपोजिशन कितने परसेंट है 45%। और आपको पता है ब्लड सेल कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की, आरबीसी, दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी, तीसरी होती है ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स, जिसका आरबीसी का नाम इरिथ्रोसाइट भी होता है, इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट, और ब्लड प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। तो देखो ब्लड के 2 कंपोनेंट हो गए, ब्लड सेल, हाउ मेनी टाइप ब्लड सेल, 3 टाइप ऑफ ब्लड सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट। ये तीनों ब्लड सेल कितना परसेंट एरिया कवर करेंगी 45% एरिया, ठीक। तो ये प्लाज्मा, ये ब्लड सेल, ठीक। तो इस तरह से ब्लड सेल 3 टाइप की ब्लड सेल हो गई। अब देखना जो भी ब्लड सेल्स हैं, एक चीज देखो अभी यहाँ पे जितनी भी ब्लड सेल्स होती हैं उसमें सबसे ज्यादा नंबर किसका होता है आरबीसी। सपोज 1 बूंद आपके पास ब्लड है, सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड कंटेन अबाउट 50 लाख आरबीसी। 1 बूंद ब्लड में, मैं कंपेयर कर रहा हूं, 1 बूंद ब्लड में 50 लाख आरबीसी होती हैं और 1 बूंद ब्लड में 8000 डब्ल्यूबीसी होती। 50 लाख आरबीसी इन 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड एंड 8000 WBC in 1 drop of blood and 2 से 3 लाख ब्लड प्लेटलेट्स। तो अब देखो जितनी भी ब्लड सेल्स हैं उसमें सबसे ज्यादा नंबर तो किसका है आरबीसी का। इनके नंबर तो ना के बराबर है, 8000, 2 से 3 लाख। मेन नंबर किसका होता है आरबीसी का मेन नंबर है, ठीक। तो जो ब्लड सेल है उसमें सबसे ज़्यादा एरिया किसका है आरबीसी का एरिया। अब देखना जो मैंने सीट आपको सेकेंड लेक्चर की जो भी सीट मैंने प्रोवाइड की थी उसमें जो जो टर्म है उन्हीं को अपन लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। जैसे वहाँ पे एक टर्म दिया था पैक्ड सेल वॉल्यूम, क्या होता पैक्ड सेल वॉल्यूम, जिसको मैंने वहाँ पे लिखा होगा पीसीवी, पैक्ड सेल वॉल्यूम। ये ब्लड में 2-4 टर्मोलॉजी यूज होती है। पैक्ड सेल वॉल्यूम देख रहे हैं ये क्या है, आप एक बोतल में ब्लड को लो, भर के आप 2-4 घंटे के लिए छोड़ दो। अब ब्लड यहाँ पे भरा था, अब ब्लड में सेल भी तो हैं, अब सेल का जो भी वेट होगा वो धीरे धीरे धीरे, पहले ब्लड पूरा लाल था, अब जैसे आप ब्लड को रख दोगे तो रेडनेस किसके कारण थी आरबीसी के कारण। और ब्लड में मिला क्या है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये तो सेल है ना, सेल का कुछ तो वजन होगा, वो धीरे 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 सेटल डाउन हो जाएंगी। सेल धीरे धीरे कहाँ बैठ जाएंगी नीचे, और ऊपर क्या आ जाएगा लिक्विड आ जाएगा। तो ये एरिया कितने परसेंट होगा 45, और लिक्विड वाला एरिया कितना होगा 55%। पैक्ड सेल वॉल्यूम 45% में है कौन ब्लड सेल्स। कौन है ये ब्लड सेल। देखना तो पीसीबी क्या है परसेंटेज कवर बाई ब्लड सेल। ब्लड सेल के द्वारा जितना परसेंटेज ब्लड का कवर किया गया वो क्या कहलाता पीसीबी। पीसीबी क्या आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के द्वारा ब्लड का जितना परसेंट पार्ट कवर किया जाता है वो क्या कहलाता पीसीवी। और कितना परसेंट होता है 45%। पीसीवी की वैल्यू कितनी होगी 45%, ठीक। और एक मैंने टर्म यूज किया था हीमेटोक्रिट वैल्यू, हीमेटोक्रिट वैल्यू। देखना ये क्या होता है हीमेटोक्रिट वैल्यू, जिसको हम एचबी बोलते हैं। हीम मतलब हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कहाँ होता है इनमें से आरबीसी में। तो देखना पीसीबी क्या है तीनों ब्लड सेल के द्वारा घेरा गया पार्ट पीसीबी। हीमेटोक्रिट वैल्यू का मतलब है केवल आरबीसी के द्वारा घेरा गया भाग। समझ गए। यहां तीनों ब्लड देखो पीसीबी में तीनों ब्लड सेल द्वारा घेरा गया पार्ट, हीमेटोक्रिट वैल्यू ओनली आरबीसी द्वारा घेरा गया भाग, और इसकी वैल्यू लगभग
44% होती है। क्यों? अब कहोगे सर पीसीवी की वैल्यू तो 45 है, हिमेटोक्रिट वैल्यू क्या है 44। तो बताओ यहाँ पे तीनों ब्लड सेल थी, यहाँ पर केवल आरबीसी है, तो बताओ डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स के नंबर ना के ही तो बराबर हैं। तो बताओ 1% जो यहाँ कम हो रहा है वो किसके कारण कम हो रहा है? डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसका मतलब पीसीवी का 1% पार्ट कौन बनाती है? डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। तभी उस सीट में देखना क्या लिखा होगा, पीसीवी रफली इज इक्वल टू क्या होता है? एचबी। पीसीवी लगभग किसके बराबर होता है? एचबी के बराबर है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर ब्लड सेल में किसके होते हैं? आरबीसी के ही होते हैं। ठीक, तो इस तरह से कुछ टर्म थे, पीसीवी, हिमेटोक्रिट वैल्यू तो थी ना। अब ब्लड के बेटा कितने कंपोनेंट मैंने बताए? दो, एक प्लाज्मा और एक दूसरा ब्लड सेल। तो सबसे पहले अपन लोग यहाँ डिटेल करेंगे ब्लड प्लाज्मा का। ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा। अब देखना जो ब्लड प्लाज्मा है टोटल ब्लड का कितना परसेंट है बेटा? 55%। अब आपको ब्लड आपने लिया, ब्लड से आप सेल बाहर निकाल दिया, क्या बचेगा? लिक्विड बचेगा, वही तो क्या है? प्लाज्मा। अब आखिर जो ब्लड प्लाज्मा है उसमें है क्या क्या? देखो सेल तो है नहीं, देखो तो ब्लड प्लाज्मा में क्या होता है? 90, देखना पहली बात इसमें वाटर कितना होता है? 90 से 92%। ब्लड प्लाज्मा में वाटर कितना होगा? 90 से 92%। और इसमें एक पाई जाती है प्लाज्मा प्रोटीन। क्या पाई जाती है? प्लाज्मा प्रोटीन। कितनी होती है बेटा? 6 to 8%। देखो और ब्लड में क्या होता है? सोडियम, पोटेशियम, ग्लूकोज, अमोनिया, ये सब तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस और एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट जैसे अमोनिया, यूरिया, ये सारी चीज़ें ब्लड में भी पाई जाती है। तो देखो इतनी चीज़ें, और ये लगभग 1 से 2% में पाई जाती है। तो देखो प्लाज्मा में क्या क्या? मेन तो 90 से 92% क्या होता है? वाटर। प्लाज्मा प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट यही है, 6 to 8%। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक, एक्सक्रेटरी, इतनी चीज़ें पाई जाती हैं। हमें यहाँ बेटा वाटर तो ठीक है, हमें मेन डिटेल करना है प्लाज्मा प्रोटीन का। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं कि प्लाज्मा में कितने टाइप की प्रोटीन होती हैं। तो देखना प्लाज्मा प्रोटीन, बोलो बेटा प्लाज्मा प्रोटीन कितने परसेंट हैं? प्लाज्मा में 6 to 8% ऑफ प्लाज्मा। जो प्लाज्मा है उसमें 6 to 8% क्या पाई जाती है? प्लाज्मा प्रोटीन। और प्लाज्मा में 4 टाइप की प्रोटीन पाई जाती है। कितने टाइप की? 4 टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इनसाइड प्लाज्मा। कौन कौन? एल्ब्यूमिन प्रोटीन, दूसरी ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, तीसरा फाइब्रिनोजेन और चौथी है प्रोथ्रोम्बिन। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है चारों प्रोटीन के बारे में। देखो देखो प्लाज्मा प्रोटीन कितने परसेंट? 6 to 8%। हाउ मेनी टाइप प्लाज्मा प्रोटीन? 4 टाइप ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। जितनी प्लाज्मा प्रोटीन है उसमें से 4% अकेले एल्ब्यूमिन, 2% अकेले ग्लोब्यूलिन, ये लगभग 1%, ये लगभग 1%। तो अब देखो कितने टाइप की प्लाज्मा प्रोटीन? 4। सबसे ज़्यादा कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाती है? एल्ब्यूमिन। कितने परसेंट? 4। अब मान लो क्वेश्चन आए एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन का रेशियो कितना होता है ब्लड में? 4:2, मतलब 2:1। ये तो कर सकते हैं ना, 4:2, इसको कट किया 2:1, मतलब एल्ब्यूमिन प्रोटीन ग्लोब्यूलिन के कंपेयर में कितने टाइम ज़्यादा है? 2 टाइम ज़्यादा है। अब ठीक है कि सर आपने बताया कि 4 टाइप की प्रोटीन होती है, ठीक है, लेकिन इन प्रोटीन के अपन को फंक्शन भी तो देखने हैं। मेन फंक्शन याद रखना, जो
एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन। इन 2 प्रोटीन के फंक्शन तो मैं अभी यहाँ बताए दे रहा हूँ, क्योंकि इसके बारे में अभी आगे भी पढ़ेंगे। इन दोनों प्रोटीन का काम है ब्लड क्लॉटिंग में। किस में काम है? ब्लड क्लॉटिंग। जो ब्लड क्लॉटिंग होता है, ब्लड क्लॉटिंग में कौन कौन सी प्रोटीन काम करती हैं? फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। अगर मान लो क्वेश्चन आए एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, इन दोनों का काम क्या है? ब्लड क्लॉटिंग। अभी आगे पढ़ाऊंगा मैं ब्लड क्लॉटिंग, तो देखना वहाँ फाइब्रिनोजन भी आएगी, प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों ब्लड क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो फिर क्वेश्चन बनता है कि सर एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन का काम क्या है? देखो एल्ब्यूमिन का काम, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन, हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा, हमारे ब्लड में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन का मेन काम है मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर इनसाइड बॉडी। बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या रखना? बनाए रखना। जैसे कोई सेल है, आरबीसी प्लाज्मा में डूबी है, तो आरबीसी के अंदर साइटोप्लाज्म है, ध्यान करो, ये हो गया ब्लड, ब्लड में आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी जो भी है, तो यहाँ साइटोप्लाज्म है, ये प्लाज्मा है। तो अब बताओ, ना पानी अंदर जा सकता, ना पानी बाहर आ सकता। अगर पानी अंदर चला गया तो आरबीसी फट जाएगी, पानी बाहर आ गया तो आरबीसी श्रिंक कर जाएगी। इसलिए एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या करती है कि अंदर सेल के और सेल के बाहर चीज़ों को मेंटेन किए रहती है, जिससे कोई चीज़ ना पानी ज़्यादा अंदर जा पाए, ना पानी बाहर जा पाए। तो इसका काम है ऑस्मोटिक बैलेंस। क्या करना बेटा? एल्ब्यूमिन प्रोटीन का मेन काम क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एल्ब्यूमिन? एल्ब्यूमिन का मेन फंक्शन है मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखना मेन किसका काम है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन का। ठीक, एल्ब्यूमिन का काम बोलो ऑस्मोटिक। अभी ना ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का मेन काम देखो, ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि हमारे अंदर कोई एंटीजन आता है तो हमारे अंदर क्या बनती है? एंटीबॉडी बनती है। सुना होगा, नॉर्मली सुनते रहते हैं कि हमारे अंदर एंटीबॉडी जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। तो जो एंटीबॉडी होती है ना, एंटीबॉडी ऑलवेज प्रोटीन, किसकी बनी होती है? प्रोटीन। और कौन सी प्रोटीन? ग्लोब्यूलिन। तो अगर आपके ब्लड में ग्लोब्यूलिन प्रोटीन नहीं है तो हमारे अंदर एंटीबॉडी कभी नहीं बनेंगी। तो बताओ ग्लोब्यूलिन का काम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। जब एंटीबॉडी बनाएंगी, और एंटीबॉडी ही तो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, जो डिफेंस से रिलेटेड है, माइक्रोब को मारने का काम करती है। इसलिए एनसीईआरटी में क्या लिखा गया है कि ग्लोब्यूलिन प्रोटीन किससे रिलेटेड है? डिफेंस। किससे रिलेटेड है? डिफेंस। क्यों? क्योंकि डिफेंस मतलब एंटीबॉडी बनाएगी, और एंटीबॉडी किसे मारेंगे? एंटीजन को मारने का काम करेंगे। इसलिए ग्लोब्यूलिन का काम हो गया डिफेंस। तो देखो प्लाज्मा प्रोटीन कितने परसेंट? 6 to 8%। सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन, दूसरे नंबर पे है ग्लोब्यूलिन। एल्ब्यूमिन का काम मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर, ग्लोब्यूलिन का काम डिफेंस से रिलेटेड, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन रिलेटेड विथ ब्लड क्लॉटिंग। तो देखो हम प्लाज्मा पढ़ रहे थे, प्लाज्मा में 90 से 92% क्या था? वाटर। 6 to 8% क्या हो गई? प्लाज्मा प्रोटीन। अब देखते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में ब्लड में है क्या? सोडियम भी होता है, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। जो भी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ये। ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर हम बात करें, ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्लड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्लूकोज भी होता है, अमीनो एसिड भी होते हैं, फैटी एसिड भी होते हैं, हार्मोन्स, विटामिन, एंजाइम, ये सब कौन से केमिस्ट्री में पढ़ते हो आप? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। ठीक, और एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट में अगर हम बात करें, अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये सब कौन से कंपाउंड पाए जाते हैं? एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट भी पाए जाते हैं, जिनको हम किडनी के माध्यम से एक्सक्रीट आउट करके यूरिन के थ्रू कहाँ निकाल देते हैं? बाहर निकाल देते हैं। ठीक, तो इस तरह से ये ब्लड वाला जो पार्ट मैंने स्टार्ट किया, तो ये दूसरा लेक्चर होगा जो मैंने आपको सीट दी थी दूसरे लेक्चर में। इतना ही मैंने उसमें दिया था कि ब्लड के बारे में, ब्लड में प्लाज्मा क्या है, और ब्लड प्लाज्मा के बारे में अपन ने देखा प्लाज्मा 55% होता है। प्लाज्मा में क्या क्या है? मेन है उसमें
प्लाज्मा प्रोटीन। कितने टाइप की? 4। उसमें एल्ब्यूमिन का काम, ऑस्मोटिक बैलेंस, ग्लोबुली डिफेंस, फाइब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन, ब्लड क्लॉटिंग, और इसके अलावा प्लाज्मा में इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं, और थोड़ा बहुत क्या पाए जाते हैं? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, इन सब के बारे में। तो ये बेटा जो ब्लड में पढ़ा रहा हूँ ये अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है, ये इसमें सारी चीज़ें देखेंगे। लेकिन अब आपको क्वेश्चन आता है कि सर एनसीईआरटी में कहाँ मिलेगा? ये एनसीईआरटी में मिलेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड को रखा गया है ये कनेक्टिव टिश्यू में, लेकिन एनसीईआरटी में कहाँ दिया गया इसको? सर्कुलेटरी सिस्टम। टॉपिक का नाम एनसीईआरटी में बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, वहाँ पे ब्लड दिया गया डिटेल में, उसी को अपन लोग पढ़ रहे हैं। तो ये था आपका लेक्चर सेकेंड की जो मैंने आपको सीट दी थी उसका ये वीडियो था। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग बात करेंगे ब्लड सेल्स की, जिसमें आरबीसी आएंगी, डब्ल्यूबीसी आएंगी, ब्लड प्लेटलेट्स आएंगी, इन सब के फंक्शन, इन सब की स्ट्रक्चर, ये अपन लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।